हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्र में। आज हम यहाँ हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम हरिवंश राय बच्चन के जीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं, महान अभिनेता, उनके पिताजी। ठीक है, अब हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 इलाहाबाद में हुआ था। जो हरिवंश राय बच्चन हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था? 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम इनकी माता का नाम, पिता का नाम और इन्होंने कहाँ से कौन सी डिग्री ली है और कौन से विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, इनके बारे में बात करने वाले हैं हम। कहाँ पर? जीवन परिचय में। ठीक है, तो इनका जन्म 1907 में हुआ था। ठीक है, इनकी डेट ऑफ बर्थ थी 27 नवंबर 1907। ठीक है, 27 नवंबर 1907 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के एक साधारण परिवार में हुआ था। मतलब जो हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म है वो 27 नवंबर 1907 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के एक साधारण परिवार में हुआ था, यानी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम प्रताप नारायण मिश्र और माता का नाम सरस्वती देवी था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, और इनकी जो माता है उनका नाम था सरस्वती देवी। क्या था? सरस्वती देवी। ठीक है, और इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए व एमए की पढ़ाई की थी और वह उसी विद्यालय में क्या रहे? प्राध्यापक भी रहे। हम इसी इन सब चीजों को आगे पैराग्राफ में पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं हम इनकी प्रमुख रचनाओं पर। ठीक है, तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जो सबसे मोस्ट हम रचनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनमें सबसे तीन हमारी जो है मोस्ट रचनाएं रहेंगी। इसके अलावा हम अन्य रचनाओं के बारे में देखेंगे। आपको सबसे मेन रचनाएं जो याद करनी है वो है, सबसे नंबर एक मधुशाला, जो उन्होंने 1935 में लिखी। ठीक है, इसके बाद है आपकी मधुबाला, जो उन्होंने 1938 में लिखी। इसके बाद है मधु कलश, जो उन्होंने 1938 में प्रकाशित की थी। ठीक है, इसके बाद उनकी अन्य रचनाएं जैसे निशा निमंत्रण, एकांत गीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी हुई कड़ियां। ठीक है, ये आदि उनकी अन्य रचनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम इनके भाव पक्ष देखें कि इनका भाव कैसा था और इन्होंने कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया है, कौन कौन से रस छंद अलंकारों का प्रयास किया है, तो हम इसके भाव पक्ष, कला पक्ष और इनका साहित्य में कैसा महत्वपूर्ण स्थान रहा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर दो टॉपिक क्लियर हो गए हैं कि इनका जीवन परिचय, इनकी माता का नाम, पिता का नाम और उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। ठीक है, और इसके बाद हमने इनकी रचनाएं देखी, जिन्हें हम रचनाओं में पढ़ा, मधुबाला, मधुशाला और मधुकलश। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे पूर्व के चलने पूर्व चलने के बहुटी बाट की पहचान करने। 1942 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक। और जो हरिवंश राय बच्चन थे वो 1942 से 1952 तक क्या थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया था। ठीक है, और आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों में संबद्ध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। मतलब जो हरिवंश राय बच्चन थे वो क्या थे? विदेश मंत्रालय में हिंदी के विशेषज्ञ थे। ठीक है, जो विदेश मंत्रालय में क्या थे? हरिवंश राय बच्चन हिंदी के विशेषज्ञ थे। ठीक है, इसके बाद दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। ठीक है,
और उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के वजह सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनशील शैली में अपनी बात कही। तो भावपक्ष में हम अगर आगे चलेंगे तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे कि उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता की बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनशील शैली में अपनी बात कही है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, बात कही व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति को ईमानदारी अभिव्यक्ति वचन यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई है। ठीक है, यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। विलक्षण लोकप्रियता। ठीक है, इसके बाद मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खैयम खान मस्ताना और हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभ कविताओं पेशकर मधुशाला में एक अद्भुत विस्तार पाता है। ठीक है, जीवन एक तरह का क्या है, मधु कलश है। मतलब जो उनके जो वर्ड हैं, यहाँ से हमारे के हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। ठीक है, इसके बाद जीवन का एक तरह क्या है, मधु कलश है। जीवन क्या है, एक तरह का मधु कलश है। ठीक है, और जैसे हमारा ये क्वेश्चन बन सकता है कि कवि हरिवंश राय बच्चन के अनुसार हमारा जीवन कैसा है, कैसा है, मधु कलश है। और दुनिया कैसी है हरिवंश राय बच्चन के अकॉर्डिंग, मधुशाला है। ठीक है, कल्पना साथी और कविता वह प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। ठीक है, जो हमको ये वाली लाइन जो है हमारी कि कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है, ये हमारे पेपर में आ सकती है। ठीक है, पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें, कड़वा खट्टा भी सहज आपसे स्वीकार करें तो अंततः एक सूफियानासी वे ख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से क्या हो जाएगा, इश्क हो जाएगा आपको, और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफुर हो जाएंगे, यानी दूर हो जाएंगे। ठीक है, इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि हरिवंश राय बच्चन किसके कवि थे, हालावादी दर्शन के कवि थे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़े तो यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई उनका मूल्यांकन अभी तक कम हो पाया है। बच्चन का कवि रूप क्या है, सबसे विख्यात है। जो हरिवंश राय बच्चन है उनका कवि रूप क्या है, सबसे ज्यादा विख्यात है। पर उन्होंने क्या है कि कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है। ठीक है, मतलब जो हरिवंश राय बच्चन है उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि मतलब जो उन्होंने वो तो लिखी है, उनके साथ साथ उन्होंने क्या है, बेहतरीन आत्मकथाएं लिखी है। ठीक है, जो ईमानदार, आत्म स्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पढ़ने बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद उनकी यहाँ कविता आत्म परिचय, जो हमारा अगले चैप्टर में मतलब जो हरिवंश राय बच्चन का जो हमारा जीवन परिचय पढ़ रहे हैं उनका एक चैप्टर है, हमारा ऊपर ये लिखा है आत्म परिचय और एक गीत। ठीक है, जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर को भी हम आगे पढ़ेंगे और उसको विस्तार से समझेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि ये पार्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगली क्लास में हम इसी क्वेश्चन आंसर और पार्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर का वीडियो बनाएंगे, हम चैप्टर को एक वीडियो में समझेंगे, इसके बाद क्वेश्चन आंसर को हम सारे एक वीडियो में करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ उनकी एक कविता आत्म परिचय तथा गीत संग्रह कहाँ से लिया गया है, निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। अपने बच्चों को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। ठीक है, अपने बच्चों को जानना क्या है, दुनिया को जानने से कठिन है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। मतलब दूसरे की, जब हम दूसरे की बुराई करते हैं तो हम खुद की बुराई कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद समाज से व्यक्ति का नाता कैसा होता है, खट्टा मीठा तो होता ही है। ठीक है, और जग जीवन से पूरी तरह क्या होता है, निरपेक्ष रहना संभव नहीं। दुनिया अपने व्यंग्यवाद और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर पूरी दुनिया से कटकर मनुष्य भी रह नहीं पाता।
क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मार्ग ही उद्घाटित करता चलता है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रतीकालय का है, मेरा जीवन विरोधों का सामंजस्य है, उम्मीदों में अवसाद, ठीक है, क्या है, उम्मीदों में, उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, विरोधों का विरोधात्मक मूलक, कि मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, ठीक है, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, ठीक है। तो कविता में जो हरिवंश राय बच्चन के हैं जो मेन की पॉइंट जो हमारे हैं, इसके बाद में खरीदार नहीं हूँ जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है, यह ठस्सा उसी छायावादतर गीति काव्य का क्या है, प्राण है। किसी असंभव आदर्श यूटोपिया की तलाश में सारी दुनियादारी ठोराकर उस भाव से दुनिया से उन्हीं को कोई वास्ता नहीं है। प्रतीकालय का यही विद्वान और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मक से लहालोट रखता है। निशा निमंत्रण में उद्धत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने के लिए काव्यात्मक कोशिश की है, ठीक है, कोशिश की है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषता है। यह गीत उसका एक बेहतर क्या है, नमूना है। किसी प्रिय आलम्बन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिक्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजर जाने से एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। तो जो हमारा है जीवन परिचय हो गया। अब अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे आत्म परिचय, ठीक है। जो हमारा हरिवंश राय बच्चन है उनका हमारा जीवन परिचय हो गया। अब हम उनके भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान देखेंगे, ठीक है। तो इनका भाव पक्ष कैसा रहा है। तो हरिवंश राय बच्चन का जो भाव पक्ष है वो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हरिवंश राय बच्चन का हालावादी दर्शन के क्या थे, कवि थे। उनकी रचनाओं में हालावाद के साथ साथ रहस्यवादी भावना भी देखने को मिलती है। उन्होंने अपनी कविता में प्रेम सौंदर्य का बहुत सुंदर चित्रण किया है। बच्चन की कविता में प्रेम, मस्ती और सौंदर्य से भरी कविता है। उनके साहित्य में मानव के प्रति प्रेम भावनाओं को अभिव्यक्त किया गया है, ठीक है। ये हमारा की पॉइंट है। तो हरिवंश राय बच्चन जो थे वो कहते हैं हालावादी दर्शन के कवि थे। उनकी रचनाओं में हालावाद के साथ साथ रहस्यवादी भावनाएं देखने को मिलती है। उन्होंने अपनी कविताओं में प्रेम सौंदर्य का बहुत सुंदर चित्रण किया है। तो जो हमने यहाँ पे पूरा टॉपिक में यहाँ पे हमने नीचे पढ़ लिया था इस पेज में, ठीक है। इसके बाद में आते हैं हम कहाँ पर, कला पक्ष में। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, कला पक्ष, ठीक है। कला पक्ष में हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन एक क्या थे, मेधावी कवि थे। क्या थे, एक मेधावी कवि थे। मेधावी कवि थे, ठीक है। इसके बाद उनकी भाषा कैसी रही, शुद्ध साहित्यिक, ठीक है। उनकी भाषा कैसी रही, शुद्ध और साहित्यिक रही है। और उन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि शब्दों का भी प्रयोग किया था। इसके साथ ही उन्होंने अपनी कविता में अनेक प्रकार के छंद, रस, अलंकार, शब्द, गुण आदि का प्रयोग भी बहुत सुंदर किया है। उनकी भाषा शुद्ध, सुबोध एवं सरल थी, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, साहित्य में स्थान, ठीक है, साहित्य में स्थान। कि हरिवंश राय बच्चन हालावाद दर्शन के भी थे, एक बात हमारी ये थी।
उन्होंने हिंदी साहित्य में या हिंदी समाज में 3 प्रमुख रचनाएं लिखी। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, उनकी सभी रचनाओं हिंदी साहित्य की मूल्यवान धरोहर है। बच्चन का हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। तो आज हमारा जो टॉपिक था कि हरिवंश राय बच्चन का हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, जीवन परिचय। किस किस टॉपिक पर हमने पढ़ा, पहला तो हमारा जो है वो है जीवन परिचय। ठीक है, पहले हमने पढ़ा जीवन परिचय। ठीक है, इसके बाद में हमने पढ़ा उनकी प्रमुख रचनाओं को। हमने क्या पढ़ा, प्रमुख रचनाएं पढ़ी उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि हरिवंश राय बच्चन का जीवन काल कैसा रहा, उन्होंने किन किन साहित्यों का प्रयोग किया, उन्होंने कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया और उनकी जो भाषा शैली थी वो कैसी थी, उनका जो व्यवहार था, भाव कैसा था और उनकी कला कैसी थी, उनके बारे में पढ़ा। तो हमारा यहाँ पे पॉइंट बना कि कला पक्ष क्या है। ठीक है, और इसके बाद हमने पढ़ा कि भाव पक्ष क्या है और इसके बाद हमने पढ़ा कि उनका साहित्य में कैसा स्थान रहा है। तो उनका साहित्य में कैसा रहा, अद्वितीय स्थान रहा है। ठीक है, तो जो हमारा हरिवंश राय बच्चन है उनका जो हमने जीवन परिचय आज पढ़ा वो बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। यह हिंदी कक्षा 12 का है और जो हमारे एग्जाम में आने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्या कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए और घंटे को दबा दीजिए। ठीक, थैंक यू। अगले वीडियो में हम जल्दी से जल्दी मिलेंगे।